अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टोरीज विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ तख्त ए नहस बाय कनीज़ फातिमा अस्कर का 6th एपिसोड लेकर। अब बिना वक्त ज़ाये के चलते हैं एपिसोड की जानिब। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसे माजी से वापस ला पटका। आ जाएं, उसने उठकर बैठते हुए कहा। केसरा खातून चाहती हैं कि आप सब हॉल कमरे में जमा हों। अभी तो वो लोग आराम कर रही हैं। जी, वो भी हॉल में आ चुकी हैं। दरअसल सहपहर होने को है। सामने खड़ी कनीज ने इतला दी तो उसे खुद पर ताज्जुब हुआ था कि वक्त गुजरने का एहसास उसे क्यों ना हो सका। चलें, उसका रुख अब उसी सिमत था। गहरे नीले रंग के घेरदार चोगे ने उसे गर्दन से पांव तक ढक रखा था। मैदे जैसी मलाई रंगत हाथ आस्तीनों से झांकते निहायत ही मुलायम लगते थे। अलबत्ता कोई पलटकर हथेलियां देखता तो मुसलसल मश्क के बास उनमें खुरदरापन और सख्ती साफ नजर आती। हॉल कमरे की दीवारें शीश महल के दीगर कमरों की तरह मुख्तलिफ शीशों से मजीन थीं, जिनमें हल्का जामनी रंग नुमाया था। छत से लटकते हुए खूबसूरत फानूस कमरे के कोने कोने को मनवर कर रहे थे। एक तरफ रखा हुआ सामान जाहिर कर रहा था कि बहुत जल्द उस कमरे की सजावट का काम शुरू कर दिया जाएगा। वो वहां पहुंची तो तीनों लड़कियां और यहाँ तक के शाहरेज भी पहले से मौजूद थे। केसरा खातून उन लड़कियों की आस्तीनें हटवाकर उनकी कलाइयों पर उभरी हुई मोहरों का जायजा ले रही थी। आप है कौन? वो मरजान के सामने आ ठहरी तो उसने सवाल किया, मगर जवाब देने के बजाय उन्होंने उसकी आस्तीन जरा ऊपर सरका दी। मरजान की निगाह भी उनकी नजरों के ताक़ुब में गई। ये क्या है? मुतहिर से उस निशान को देखती रही। मोहर। ये यहाँ कैसे आई? वो अब तक बेयकीन थी। केसरा खातून चंद कदम पीछे हटी। तब तक एलिशिया भी उन सब के करीब आ खड़ी हुई थी। ये मोहर आपकी पहचान है। ये मोहर आपकी हिफाजत का सबूत है। ये मोहर आप में से कुछ के लिए आसानियां पैदा करेंगी, जबकि कुछ के लिए हालात मजीद दुश्वार बना देंगी। मगर कैसे? मिराल ने पूछा। उसके लहजे में हैरत से ज्यादा तजस्सुस था। औरत को अपनी बात काटे जाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने तिरछी नजरों से उस लड़की को देखा जो उस कमरे में सबसे कम उम्र थी, फिर उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए बात जारी रखी। ये मोहर एक इनाम होने के साथ साथ एक सजा भी है। ये मोहर कदीम पेशगोइयों का हिस्सा है। आपके यहाँ होने के बेशुमार असबाब में से एक सबब ये भी है। अगर अब तक आप पर यह मोहर ना उभरी होती तो। वो रुक गई। मिराल ने खुद को नजरअंदाज होते हुए देखकर उसे नखवत से देखा। खड़ूस ना हो तो? ये औरत कितना फजूल बोलती है। मरजान सिर्फ यही सोच सकी। गजल अलबत्ता सपाट चेहरे के साथ उसे सुन रही थी। बाकी दोनों को उन तवील तमहीद की आदतें हो चुकी थी, वरना अंजाम वो पहले ही देख चुके थे। उफ, वो जख्म आज तक न भूले थे। उसी दौरान मरकजी दरवाजे की सिमत से किसी मर्द की चीख सुनाई दी। मैं लेकिन मेरा। बेरब्त अल्फाज, तरहम की तलबगार आवाज और एक शिकस्ता लहजा। तो आपके साथ वो होता। केसरा खातून ने दरवाजे की सिमत इशारा किया। सबकी निगाहें फौरन उधर उठ गई थी। आए मेरे साथ। वो उन्हें अपने मईत में लिए हुए चलने लगी। तीनों लड़कियां इस बात से बेखबर थीं कि उनका रुख किस जानिब है, जबकि बाकी तीनों का हर उठता हुआ कदम उन्हें एक जानी पहचानी जगह के करीब ले जा रहा था। कुछ देर बाद वो सब एक चटील मैदान में खड़े थे। जमीन की घास खुश्क हो चुकी थी और वस्त में एक कुआं मौजूद था। केसरा खातून उन्हें लेकर उसी कुएं के करीब गई, जहां 3 सिपाही एक मर्द को जकड़े हुए खड़े थे। वो लागर सा वजूद अब खामोश था। आंखें अंदर को धसी हुई थी। रुखसारों की हड्डियां नुमाया थी। लिबास बोसीदा और जिस्म कमजोरी से निढाल। उसकी हालत काबिले रहम थी। केसरा खातून को आता हुआ देखकर सिपाही ताज़ीमन झुक गए, अलबत्ता उस शख्स पर अपनी गिरफ्त बरकरार रखी। शुरू करें। उनमें से एक ने अपनी कमर से बंधे हुए चरमी थैले से चंद नोकीले औजार निकाले। 2 सिपाहियों ने उस शख्स को जमीन पर लिटा दिया। उसने बमुश्किल आंखें खोली और एक सिपाही को अपने ऊपर झुकते देखा। वो कुछ कहना चाहता था, मगर हलक से आवाज ही निकल ही नहीं रही थी। शिद्दत प्यास से यूं महसूस होता था जैसे गले में कांटे चुभ रहे हों। सिपाही ने उसके सीने पर मौजूद लिबास को चाक किया। मिराल ने आंखें मीच लीं। उस शख्स की पसलियां तक नुमाया थीं। सिपाही ने सबसे नोकीला आला उठाया और उसे दिल के मकाम पर रखा। नोक गोश्त में पेवस्त हुई। खून रिसने लगा। आह! वजूद कराह उठा। रोकें इसे, ये कैसा जुल्म है? मरजान तेजी से आगे बढ़ी और केसरा खातून के सामने आ खड़ी हुई। मैंने कहा रोकें इसे। आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात?
रत्ती भर इंसानियत नहीं है आप में। उसके अंदर का लावा फट चुका था। गजल ने देखा कि सिपाही उस नुकीले आले की मदद से उस शख्स के सीने पर एक लफ्ज कुंदा कर रहे थे। लेटे हुए शख्स की आंखों से आंसू रवा थे। वो चीख भी नहीं सकता था क्योंकि हलक में चुभते हुए कांटों जैसी तकलीफ हद से बढ़ चुकी थी। उसकी आंखों में ऐसी बेबसी थी जैसे वो बहुत पहले हार चुका हो और अब सिर्फ असियत के खात्मे का इंतजार कर रहा हो। ये एक गैर जरूरी शख्स है जो हमारी किसी काम का नहीं, फिर हम उसे क्यों बचाएं? खातून ने बेतासुर लहजे में कहा। और इंसानियत? उनके लहजे में जैसे इस लफ्ज का तमस्कर छुपा हुआ था। मरजान सुर्ख आंखों से उस औरत को देख रही थी जो किसी को अजियत में तड़पता हुआ देखकर मुस्कुरा रही थी, बल्कि लुत्फ अंदोज होती महसूस हो रही थी। उसे उस जगह से शदीद कराहियत महसूस हुई। अलबत्ता गजल, एलिशिया और शाहरेज के चेहरों से अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो इस सब के बारे में क्या सोच रहे थे। मैंने कहा रोके इसे। वो झपटकर जमीन पर पड़े हुए नोकीले आलात में से एक उठा चुकी थी। अगले ही लम्हे उसने वो आला केसरा खातून की गर्दन पर तान दिया था। ये एक लम्हे का खेल था, किसी को समझ तक न आया कि हुआ क्या था। मैंने कहा कि रोके इसे। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। उसकी गिरफ्त में मौजूद औरत के होठों का एक कोना ऊपर उठा। कामिल। उनके होठ हिले, अगरचे आवाज न निकली। तलवारें थामे दो सिपाही फौरन उसकी तरफ बढ़े, लेकिन केसरा खातून ने महज एक इशारे से उन्हें रोक दिया और पहले अपना काम मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मरजान के तेश में मजीद इजाफा हुआ। उसने वो नोकीला आला उनकी गर्दन में धंसाना चाहा। सिपाही दोबारा आगे आना चाहते थे, मगर उनके तंबी पर वो होंठ भींचकर पीछे हट गए। शाहरेज और एलिशिया को यह मंजर देखकर अपने भर चुके हुए जख्मों पर जैसे फवार सी पड़ती हुई महसूस हुई। गजल उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। वो इस वक्त अपने घर में नहीं थे कि जो चाहे कर गुजरेंगे और माफ कर दिए जाएंगे। न ही केसरा खातून कोई खिलौना थी जिसे मार डालो तो कोई सवाल न उठे। उसे अब तक उनकी ताकत का अंदाजा हो चुका था। कहानियां पढ़ना अलग बात थी और उन्हें अपनी आंखों के सामने वकू पजीर होते हुए देखना अलग। मिराल घुटनों में चेहरा छुपाए हुए, कानों में उंगलियां ठूसते हुए यूं बैठ चुकी थी जैसे वो उस मंजर का हिस्सा ही ना हो। मरजान की आवाज पर उसने गर्दन उठाकर उधर देखा। उसकी आंखों में मजीद हरास उतर आया। रुक जाएं। शाहरेज की आवाज बुलंद हुई। आपको लगता है कि ये सब करने से वो बच जाएगा? उसने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, हरगिज नहीं। उसकी सजा तय हो चुकी है, वो नहीं बचेगा। मरजान ने तासुब से उस शख्स को देखा। पहले पहल वो उसे जरूरतमंद लगा था, मगर अब वो उसे महज एक बुज़दिल इंसान दिखाई दे रहा था। गजल ने उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे पीछे हटाना चाहा, ताहम मरजान ने कोई तवज्जो ना दी। अब तुम मुझे बताओगे कि? वो गुस्से में थी और ऐसे में लाजिम था कि हर कोई उसकी लपेट में आए। नहीं, वो सही कह रहे हैं। इस बार एलिशिया बोली। केसरा खातून, अब तक वो वाहिद वजह है जिसके बाद आप पर न पत्थरों की बारिश होने दी गई है और ना ही आप तीनों को कोई तकलीफ पहुंची है। इंसानियत का सवाल यहाँ बनता ही नहीं। वो शख्स 2 लोगों का कातिल है। आखिरी जुमला सुनकर मरजान ने मुड़कर उस औरत को देखा जो अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने आहिस्तेगी से नोकीला आला दूर फेंका और खुद भी 2 कदम पीछे हट गई। माफी तो वो फिर भी नहीं मांगने वाली थी। अलबत्ता केसरा खातून ने भी उससे कुछ न कहा। उस शख्स के सीने पर जो कुछ भी कुंदा किया जा रहा था वो किसी अजनबी जबान का लफ्ज था जिससे वहां मौजूद इंसान मुकम्मल तौर पर नाबलद थे। अब हमें वापस चलना चाहिए। केसरा मुड़कर महल की तरफ चल पड़ी थी। तीनों लड़कियों को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके सामने हुआ क्या था, जबकि बाकी 2 इंसान बखूबी जानते थे कि यह मरजान का इम्तिहान था। ये मोहर हर उस लड़की की कलाई पर अपनी तमाम तर खूबसूरती के साथ उभरती है जिसका ताल्लुक चाहे वक्ती ही सही इस तिलस्मिलाती दुनिया से जुड़ जाए, जबकि मर्दों में यह गर्दन और कंधों के दरमियान जाहिर होती है। तिलिस्मी दुनिया? गजल ने सवाल किया। मरजान को अब किसी बात में दिलचस्पी नहीं रही थी, जबकि मिराल अभी तक पिछले मंजर के खौफ से बाहर नहीं निकल सकी थी। उसके चेहरे पर छाई हुई मुर्दनी उसके अंदरूनी खलफिशार को बखूबी जाहिर कर रही थी। केसरा ने इस सवाल का भी कोई जवाब न दिया। मगरूर औरत, गजल सिर्फ यही सोच सकी। जी, तिलिस्मी दुनिया यह बागे इरम के करीब आबाद एक खित्ता है। इसे शहर कहूँ तो ये शहर जितना वसी नहीं, और गांव कहना भी मुझे इसके लिए मौजू नहीं लगता। यह वही परिस्तान है जिसके बारे में हम कहानियों में सुना करते थे। एलिशिया ने वजाहत की। खातूने आला के कदम जो महल की सिमत उठ रहे थे अब रिहायशी इलाके की तरफ मुड़ चुके थे।
चुनांचे बाकी सब भी उनके साथ चलने लगे थे। रास्ते में आने वाली औरतें हैरत और अकीदत के मिले जुले तासुरात के साथ झुककर ताज़ीम बजा लाती थीं। मर्दों के सर रुकों के मानिंद झुके रहते और वो निगाह उठाने की जुसारत भी ना करते। महल की औरतें गुजर रही थीं। किसी औरत को अगर किसी मर्द की मामूली सी भी बेअदबी नागवार गुजरती तो उसकी जान जा सकती थी, और किसी को मुक्तल की राह इख्तियार करने का शौक ना था। फिर उनके साथ चलते मर्द का खौफ अलग था। अगर वो होने वाला शहजादा ना होता तो कोई बैद ना था कि अब तक कत्ल किया जा चुका होता। बदलिया अल जमाल और सैफुल मुल्क का किस्सा तो सुना होगा आपने, दास्तान सैफुल मुल्क। एलिशिया हाथ के इशारों से उन्हें मुख्तलिफ मकामात दिखाते हुए इस दुनिया की हकीकत बयान कर रही थी। फिर रुक कर उसने सवाल किया। उनके चेहरे एकदम मांद पड़ गए। अपने लोगों, अपने घर और अपनी दुनिया की याद ने एक बार फिर उन्हें अंदर तक बेचैन कर दिया था। कोई और वक्त होता तो मिराल की खुशी का ठिकाना ना रहता। मरजान दिलचस्पी और तजस्सुस से सवालात की बौछार कर देती और गज़ल को तहकीक के लिए एक नई दुनिया मिल जाती। लेकिन क्या कभी सब कुछ हमारी मर्जी के वक्त पर हुआ है? महल की राहदारियों में कदम रखते हुए उनके आगे चलती औरत का कफले खामोशी आगे टूट ही गया था। कल पूरे चांद की रात है और तवक्को है कि चांद ग्रहण भी होगा। आपकी ताजपोशी की रस्म के लिए इससे बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। वो अब भी उनकी तरफ पुश्त किए हुए खड़ी थी। एलिशिया के चेहरे पर एक मसरूर सा तासुर उभरा। ताकत किसे नहीं पसंद होती, मगर क्या हर ख्वाहिश करदा ताकत वाकई हासिल हो जाती है? काश मुस्तकबिल की गायबा माजी की एलिशिया को यह बात समझा सकती। शाहरेज ने उसके होठों पर उभरती हुई मुस्कुराहट देखी, फिर अपनी निगाह केसरा पर डाल दी जो अपने कमरे की जानिब जा रही थी। चंद लम्हों बाद वो उन तीनों लड़कियों की तरफ मुड़ गया। आप अपने आरामगाहों में जा सकती हैं। बस इतना सुनना था कि वो तीनों बगैर एक लफ्ज़ कहे हुए वहाँ से रुखसत हो गईं। उन्हें सुकून दरकार था। जिस्म तो थकन से चूर थे, लेकिन दिल, दिमाग और असाब भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। शाहरेज अब एलिशिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। अच्छी तरह सोच लीजिए, अगली इत्तला तक आप मेरे हमदर्द नहीं हैं। मुझे मालूम है क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। शाहरेज ने कुछ कहना चाहा, मगर वो होंठ भींच कर रह गया। किसी को अनदिखाई में कूदने का शौक इतना ही हो तो उसे रोकने का फायदा ही क्या था। वो मुड़कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। एलिशिया उससे पहले उसके आगे से गुजरती हुई अपने कमरे की सिमत बढ़ गई। हाँ, वो उससे पहले क्यों ना जाती? कभी कभी वो वाकई नाकाबिले फहम हो जाती थी। हाल यानी सजा वाले दिन की रात। परिसान अपने तमाम तर खूबसूरती समेत चांदनी में नहाया हुआ खड़ा था। महल के बुलंद मीनारों और सफ़ेद संगमरमर पर पड़ती हुई चांद की रोशनी ने उसकी गिर्द नकराई हाला सा बना दिया था। मंजर इस कदर दिल फरेब था कि कोई पहली नज़र में उसे ख्वाब समझ बैठता। ताहम उस रात वहाँ मौजूद किसी शख्स के दिल में हुस्न को सराहने की गुंजाइश न थी। वो चारों मध्यम कदमों से अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे थे। बाकी सबके चेहरे सपाट थे, ताहम अजमीर का चेहरा जर्द पड़ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जो अपने सख्त रवैये के बावजूद भी उसके नाज नखरे उठाया करता था। अगर ये सब इस दुनिया का असर था तो अजमीर का बस चलता तो वो पूरी दुनिया राख कर देता। जिस शख्स को उसने इतने अरसे से तलाश किया था, वो शख्स अब महज जरा सा बदल नहीं गया था। वो पहले वाला इंसान ही नहीं रहा था। शाहरेज ने एक नज़र उस पर डाली, फिर अपनी मंजिल की तरफ देखा जिससे वो अब चंद कदम के फासले पर थे। उसने एलिशिया को इशारा किया कि वो जुनैर को अंदर ले जाए। वो खामोशी से अपने भाई के साथ आगे बढ़ गई। उसने एक लफ्ज़ न कहा। फिलहाल वो बेबस था। बहन की सलामती का इत्मीनान वक्ती तौर पर उसके गुस्से पर गालिब आ गया। अगर उस शख्स ने एलिशिया को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाया होता तो वो पुरानी दोस्ती का लिहाज किए बगैर उसका वो हाल करता कि दोनों दुनियाएं याद रखती। मगर सदशुक्र उसकी बहन महफूज थी। अलबत्ता छोड़ने का इरादा उसका अब भी नहीं था। एक खतरनाक सी मुस्कुराहट अंदर जाते हुए शख्स के चेहरे पर फैल गई। अजमीर नाम की पुकार पर उसने सुर्ख होती हुई नजरें जमीन से उठाकर सामने देखा। शाहरेज की आंखों का नरम तासुर जो सिर्फ उसी के लिए मखसूस था, वो लौट आया था। शाहरेज ने बाहें वाकी और अजमीर फौरन जाकर उसके गले लग गया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे गुज़िश्ता कई महीनों से कंधों और सीनों पर रखा हुआ बोझ अचानक हल्का पड़ गया हो, जैसे वो पहली बार वाकई महफूज हो। मैं डर गया था भाई, मुझे लगा मैं आपको खो दूंगा, नम आवाज में कहते हुए। इस वक्त वो कोई नन्हा सा बच्चा लग रहा था।
जानता हूँ, मध्यम सी आवाज में जवाब दिया गया। मैं बहुत अकेला था। जानता हूँ, मैंने आपसे कहा था हम मिलकर बच्चों के मामले को देखेंगे, आप क्यों अकेले गए? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं जाना चाहिए था। वही नर्म अंदाज। आपकी बहुत याद आती थी। उसका कंधा अजमेर की आंखों से बहते हुए नमकीन माया से तर होने लगा था। कितने अरसे बाद वो शख्स उसके सामने खड़ा था जिसे वो खो चुका समझ बैठा था। शाहरेज ने उस मर्द का कंधा थपथपाया जो उसे अपनी औलाद की तरह अजीज था। अब तो हम हैं ना साथ, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा, बड़े भाई ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। अजमेर ने जवाब न दिया। उसने सिर्फ अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली, जैसे डर हो कि अगर छोड़ दिया तो ये शख्स दोबारा कहीं गुम ना हो जाए। कितने अरसे बाद उसने ये जुमला सुना था, कितने अरसे बाद किसी ने उसे ढारस बंधाई थी। 1 साल 9 माह और 14 दिन वो उस शख्स के बगैर रहा था जिसके बगैर उससे अपना कोई फैसला तक न लिया जाता था। अगर दुनियाओं के सफर ने शाहरेज को बदल दिया था तो अजमेर भी पहले जैसा नहीं रहा था। कुछ जुदाइयाँ इंसान को फकत बड़ा नहीं करती, बेहद थका भी देती हैं। चलें अब अंदर, उसने हल्के से पूछा। अजमेर ने गर्दन हिला दी। आंखों की नमी अब थम चुकी थी और होठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट लौट आई थी। यूं तो नहीं जा सकते, शहजादे ने मुस्कुराते हुए उनकी मौजूदा हालत की तरफ इशारा किया। उसने चौंक कर देखा तो एहसास हुआ कि वो अब भी उसे मजबूती से गले लगाए हुए खड़ा था। एक हल्की सी हंसी उसके लबों से निकली। वो फौरन पीछे हटा और आस्तीन से अपनी आंखें साफ कर ली। माजरत, उसने बामुश्किल कहा। शाहरेज ने नफी में सर हिलाया, जैसे इस माजरत की कोई जरूरत ही ना हो। चंद लम्हे बाद वो दोनों बिनफ्शी रंग के उस घर की तरफ बढ़े थे जिसके दरवाजे उनके इंतजार में खामोश खड़े थे। वही बिनफ्शी कुतुब खाना, वही कालीन, वही खातून। ताहम इस बार उनसे सवाल करती हुई आंखें 4 के बजाय 8 थीं। आप नहीं गई जश्न में? साथ बैठी हुई लड़की ने पूछा। ना जाती तो मशकूक बनती, जाकर ज्यादा देर रहती तो आप दोनों की मुजरिम, इसलिए बस चंद मिनट गई और लौट आई। आपको कैसे इल्म जश्न का? नूर खातून को ताज्जुब हुआ। नहुसत और खौफ खत्म हुए हैं, जश्न तो बनता है। पहले अपने और फिर शाहरेज की सिमत इशारा करते हुए वो खोखली हंसी हंसकर अपना आप मजीद खाली कर रही थी। जुनैर ने लब भीजे। कहाँ वो उसे हर नन्ही अजियत से बचाना चाहता था और कहाँ ये सब। नूर जहाँ उनकी तरफ मुड़ी, तारुफ पहले ही हो चुके थे, मोहर की तस्दीक बाकी थी। तुम दोनों अपने कंधों से कपड़ा हटाओ। खातून आप? जुनैर ने जरा सा पीछे हटकर कुछ कहना चाहा। भाई अब तो सीरियस रहें। एलिशा की तंबी पर उसने उसे बच्चों जैसी खफगी से देखा। बड़ा मैं हूँ यार। बहन मिल चुकी थी, गोया बाकी हर परेशानी और तकलीफ कहीं दूर जा सोई थी। क्या वाकई? उन दोनों के जहनों में एकदम ही एक धमाका हुआ। जुनैर और अजमेर ने झटके से एक दूसरे को देखा। मरजान, मिराल और गजल, दोनों के चेहरों पर जर्दी फैलने लगी। उन्होंने अपने सामने बैठे हुए लोगों को क्या वो यही है कि नजरों से देखा। सामने बैठे लोग ठहरे जालिम। तीनों ने कंधे उचका दिए जैसे कह रहे हो हमें क्या खबर, हम तो उन्हें जानते भी नहीं। कोई शहजादे से सवाल करे कि क्या उसे वाकई कोई खबर नहीं? अजूबा अदाकार ना हो तो। वो मिल जाएगी, अगर यहाँ आई है तो यही होगी, कहीं और नहीं जाएगी। ये लोग बुरे हैं मगर इंसानों की जान नहीं लेते, एलिशिया ने कहा। शाहरेज ने उसे यूं देखा जैसे कह रहा हो, हाँ बीबी साहिबा, आपको तो फूलों की माला पहनाई थी। जिस पर लड़की ने आंखें सुकेलकर उसे तंबी करती हुई नजरों से देखा। पागल ना हो तो। वो नजरों का ये तबादला देखकर अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। उसकी गैरत पर बात आ रही थी भाई। अजमेर उसके तासुरात पर बामुश्किल मुस्कुराहट भेज गया। नूरजहां अब उन्हें अब तक हो चुके वाकयात बताने लगी। जहाँ एलिशिया के बारे में सुनकर जुनैर पर बेतहाशा तेज तारी हुआ था, वहीं शाहरेज के बाज हालात सुनकर उसे कमीनी सी खुशी भी हुई थी। कहा ना, दोस्ती एक तरफ और भाई की गैरत एक तरफ। किस्से के इख्तिताम तक अजमेर की आंखों की सुर्खी बढ़ चुकी थी। शाहरेज की तकलीफ उसे खुद पर महसूस हो रही थी, एलिशिया से हमदर्दी अलग। लेकिन अगर यही सब मिराल और गजल के साथ हुआ हो? यह ख्याल सुहाने रूह था। उसने बेइख्तियारी मुट्ठियां भींच ली। वो उन दोनों से इतनी मोहब्बत करता था कि उस इम्तिहान का तस्वुर भी नाकाबिल बर्दाश्त था। जुनैर जानता था कि कुछ भी हो जाए, मरजान को कुछ नहीं कर सकते वो लोग। वो आम हालात में ही काट खाने को आती थी,
फिर यहाँ तो पहले से ही ये दोनों मौजूद थे जो उसका साथ देते, और कुछ वो खुद भी कुछ ज़्यादा ही बहादुर थी। ताहम एक सवाल दोनों के जहन में उभरा था, अगर वो तीनों यहाँ ना हुए तो? इस तो के आगे उन्हें सारी दुनिया अंधेरे नजर आती, दिल धड़कना भूल जाता। लेकिन नहीं, वो बदतरीन इम्कान के बारे में सोचने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। अब आप तीनों मेरे साथ चलेंगे और आप यही सोएंगी, नूर ने हिदायत दी। मगर हम कैसे? वो शक नहीं करेंगे? शाहरेज ने ताज्जुब से पूछा। इनके लिए तवील आप सोचें, मैं अपने घर में सिर्फ एलिशिया को रख सकती हूँ, नूर जहाँ ने कहा, और जुनैर बेसाख्ता हंस पड़ा, जिस पर सबने उसे घूर कर देखा था। सबकी चुभती हुई नजरों को खुद पर महसूस करके वो खजालत से इधर उधर देखने लगा। तो चलें फिर? खिफत फिर भी कम न हुई तो वो उठ खड़ा हुआ और बाहर निकल गया। एलिशिया ने नफी में गर्दन हिलाई थी। उसका भाई बिल्कुल नहीं बदला था। अजमीर, शाहरेज और नूर खातून भी अब बाहर की तरफ बढ़ गए थे। अगर उस रात सब जश्न में ना गए होते तो जुनैर यकीनन पकड़ा जाता। ताहम किस्मत फिलहाल उस पर मेहरबान थी। फिलहाल वो चारों महल की सिमत बढ़ रहे थे। शाहरेज पूरे रास्ते यही सोचता रहा था कि वो क्या जवाब पेश करेगा। अलबत्ता जैसे ही महल करीब आया उसे अपना जवाब मिल गया और उसके होठ एक अजीब सी मुस्कुराहट में ढले। जुनैर और अजमीर महल पहुंचने के लिए बेताब थे। उन्हें अपने अपनों की तलाश थी। अलबत्ता नूर खातून के तासुरात हस्ब मामूल सपाट थे। यूँ नहीं था कि वो कोई ज़ईफ औरत थी जिससे ठीक से चला भी नहीं जाए। वो आज भी पूरी तरह तवाना थी। एक वक्त में निहायत ही बेहतरीन और सफाक सिपा सालार के तौर पर मशहूर रहने के बावजूद उनके अंदाज में एक ऐसी फितरी नरमी थी जो किसी को भी अपना गर्विदा बना लेती थी। गहरे जामनी बाल एक लंबी घनी चुटिया में मकीद थे। कत्थे रंग की मकलई आंखें हर तासुर से आ रही थीं, जबकि तवाजुन चाल से एक खास किस्म का रौब झलकता था। दूर ही से अंदाजा हो रहा था कि महल को किस कदर शान व शौकत से सजाया गया था। करीब पहुंचकर वो तीनों चंद लम्हों को मबहूत रह गए। नूरजहां खातून ने भी एक बार फिर खुद को उसके शहर में जकड़ा हुआ पाया। रात खासी गहरी हो चुकी थी। दूसरा पहर अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला था। तमाम पहरेदार अंदर जारी जश्न में शरीक थे। महल की हर फसील सुनहरी बरके तिलस्मी मिसालों से आरस्ता थी। चांद से बरसती हुई चांदनी जब उन सुनहरी रोशनियों में घुलती तो यूँ महसूस होता था जैसे शीश महल के गिर्द कोई तिलस्मी हाला कायम हो गया हो। अंदर से उभरती हुई मौसीकी ऐसी थी कि इंसान बेइख्तियारी खुद को उसके ताल के हवाले कर दे। हवा के झोंकों से कदामत खिड़कियों के रेशमी पर्दे हल्के से सरकते तो अंदर रक्स करते। मौसीकी पर सर धुनते हुए लोगों की झलक नजर आकर फिर ओझल हो जाती। उन्हें देखते शाहरेज की आंखों में नफरत गहरी हो गई थी। अगर आप उन्हें वहीं खड़ा छोड़कर उस महल के वसीओ अरीज दरवाजे से अंदर दाखिल हों, तवील राहदारियों और शीशों की उस भूल भुलैया से गुजरते हुए हॉल तक पहुंचे, मलका अपने एहसास जुर्म पर काबू पाते हुए मोरखा की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में लोग रुक रुक कर उनकी तारीफ करते, उनकी शान में कसीदे पढ़ते। अलबत्ता उसे हर तारीफ खोखली महसूस होती। वो एक कातिल थी और शायद हर कातिल अपने एहसास जुर्म से फौरन नहीं निकलता। या फिर मुमकिन है कि वो हमेशा उसी नातमाम दायरे में फंसा रहता हो, कभी उस एहसास से निकलने की कोशिश करता हो और कभी दोबारा उसी में गर्क होता हुआ। मोरखा ने उन्हें अपनी जानिब आते हुए देखा तो नजरें खिड़की की सिमत फेर ली। रेशमी पर्दे हवा से हल्के से उठे तो उसे वहाँ किसी की सियाह आंखों की महज एक झलक दिखाई दी। क्या अब उसे अपनी आंखें भी फरेब देने लगी थीं? पर्दे दोबारा गिर गए। हवा ने एक बार फिर उन्हें हल्के से उठाया, मगर इस बार वहाँ कोई ना था। जरूर ये उसका वहम होगा, उसे आराम करना चाहिए। वो वापस मुड़ी, सामने ही वो उसके मुंतजिर खड़ी थी। मलका, क्या मैं आराम कर सकती हूँ? मोरखा ने लजाजत से पूछा। मलका धक से रह गई। एक बार फिर वही अजनबियत। आप जा सकती हैं, मध्यम आवाज में जवाब दिया गया। क्या वो अपना वाहिद गम गसार खो चुकी थी? शुक्रिया मलका आलिया। ताजिम बजा लाकर मोरखा कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके मजबूत कदम उसके अंदर बरपा खलफिशार पर पर्दा डाले हुए थे। वो देर तक उसे दूर जाते हुए देखती रही। इसी दौरान केसरा खातून उनके करीब आई। वो इस वक्त क्यों गई? लहजे में तशवीश नुमाया थी। हम भी अब कुछ आराम करना चाहेंगे, अगर इजाज़त हो, उसने मध्यम आवाज में कहा। आप मलका हैं, आपको मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत? केसरा ने नरम निगाहों से उन्हें देखते हुए कहा। वह एक बार फिर अपने बुलंद तख्त के जानिब बढ़ी और पूरी शान से आवाम की तरफ मुतवस्सा होकर खड़ी हो गई।
मलका को यूं खड़ा देखते हुए मौसीकी थम गई। रक्स करते हुए कदम रुक गए। चंद लम्हे पहले तक जो हॉल शोर से गूंज रहा था, वहाँ अब मुकम्मल सकूत छाया हुआ था। एहलिस्तान, अब हम कुछ देर आराम की गर्ज से रुखसत होंगे। उम्मीद है ये तकरीब आप सबको पसंद आई होगी। मेरी गैर मौजूदगी में केसरा खातून आपकी मेहमान नवाजी करेंगी। वो चंद लम्हे रुकी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आप सबको आज़ादी मुबारक। लोग ताज़ीमन सर झुकाने लगे। उनकी तारीफों और दुआओं के दरमियान वो अपने कमरे की तरफ रवाना हो गई। अजमीर, जो अब तक महल की चकाचौंध में गुम था, अचानक एक बालकनी पर नजर पड़ते ही साकित रह गया। वो चाल, वो अंदाज, वो चेहरा, उसे यूं महसूस हुआ था जैसे उसका सांस रुक गया हो। उसने कंधे पर रखा हुआ शाहरेज का हाथ झटका और बेइख्तियार ही चंद कदम आगे बढ़ गया। उसकी नजरें बालकनी से दूर जाती हुई उस लड़की का ताकुब कर रही थीं। 10 माह और 19 दिन कब्ल। शीश महल की दीवारें आज खामोश न थीं, बल्कि उस आने वाले वक्त का कसीदा पढ़ रही थीं, जिसकी पेशगोई सदियों पहले की जा चुकी थी। ऊंची छतों से लटकते हुए फानूस से बरसती हुई बिनफशी रोशनी सिया मखमली कालीनों पर रक्स कर रही थी। हवा में संदल और कदीम बखूर की मिलीजुली खुशबू उस तरह रची थी कि सांस लेते ही जहन पर एक मदहोशी सी तारी होने लगती। तख्त के दोनों जानिब सफ़ेद गुलाबों की कतारें थीं, जिनकी खुशबू में एक अजीब सी ठंडक बसी हुई थी, जैसे वो फूल भी उस तख्त के जलाल से सहमे हुए खड़े हों। ये कौन है? अजमीर के लब हिले, मगर आवाज़ हलक से बाहर न आ सकी। मलका, शाहरेज ने उसकी कैफियत भांपते हुए मुख्तसर सा जवाब दिया। ग्रहणज़दा चांद की सुर्ख रोशनी महल के एक वसी कमरे में मौजूद लोगों पर बरस रही थी। शीशे की छत से लटकते हुए फानूस जब उस सुर्खी को मुनक्स करती, तो पूरा हॉल खौफनाक हुस्न की तस्वीर बन जाता। जहाँ सिया कालीन न बिछा था, वहाँ से फर्श नजर आता। फर्श इस कदर शफाफ था कि यूं महसूस होता था जैसे उसके नीचे पानी की नहर बह रही हो। इर्द गिर्द बिखरे हुए सुर्ख रोशनी उस बेरंग पानी को मरकजी रंग में डुबो रही थी। वहाँ मौजूद लोग खुश होने के बजाय अपनी सांसें रोके हुए खड़े थे। चंद लम्हे पहले कुछ ऐसा हो चुका था जो नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जिसने सदियों पुरानी पेशगोइयों को सच साबित कर दिया था, कुछ ऐसा जो परिस्तान के लिए तबाही का पेश खेमा बन सकता था। जैसे ही गजल ने तख्त की तरफ कदम बढ़ाया, पूरे हॉल पर छाई हुई पुरइसरार खामोशी मजीद गहरी हो गई। सुर्ख चांद की करमसी शाएं जब उसके नकरे सफ़ेद लिबास से टकराई, तो वह बर्फ के मानिंद सर्द लिबास देखते हुए शोलों की तरह चमक उठा था। हर कदम के साथ उसके लिबास का हल्के चांद जैसा दमकता हुआ दामन नीचे बहती हुई सुर्ख नहर के अक्स में डूबकर उसे ऐसी मलका साबित कर रहा था जो आग और पानी के संगम पर खड़ी हो। उसके लिबास पर सोने के जर्रों से बने हुए पेचीदा नक्श ग्रहणज़दा चांद की सुर्खी में यूं दमक रहे थे जैसे वह महज एक कढ़ाई न हो, बल्कि कोई कदीम तिलिस्मी हिसार हो। हर नक्श से सदियों पुराना जलाल झलक रहा था। वो सोना अब जर्द न रहा था, बल्कि चांद की लाली में तांबे की तरह दमक रहा था, गोया खुद ऐलान कर रहा हो कि ताजपोशी परिस्तान में एक नए अहद का आगाज है। उसके सामने गहरे जामनी रंग के घेरदार टखनों तक आते हुए साड़ी नुमा फ्रॉक में मलबूस केसरा खातून खड़ी थी। करीब ही एक कनीज रेशमी गिलाफ में रखे हुए सफ़ेद सोने के ताज को दोनों हाथों से थामे हुए खड़ी थी। जैसे ही सितारों की मानिंद दमकते हुए उस ताज ने गजल के सर को छुआ, हॉल में मौजूद हर निगाह उसी पर ठहर गई। सुर्ख और बिनफसी तिलिस्मी हाला आहिस्ता आहिस्ता उसके गिर्द फैलने लगा। कलाई पर सुर्ख चांद की ऊपर उभरी हुई ताज की मोहर रोशन हो उठी। वहाँ मौजूद हर शख्स ये एतराफ़ कर सकता था वो इसी ताज के लिए बनी थी। पसे मंजर में खड़ी हुई मरजान और मिराल के चेहरों पर तहसीन के तासुरात थे। आखिर इतने दिलकश मंजर देखकर कौन मबहूत ना होता। नहीं, ये वो नहीं थी। ये वो कैसे हो सकती थी? वो लड़की, उसका दिल बेतरतीबी से धड़कने लगा था। वो यहाँ कैसे, मलका के रूप में, उस शाहाना लिबास में? शहजादे ने पीछे से उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। उसकी गिरफ्त खामोश तंबी थी कि ये जज्बात में बह जाने का वक्त नहीं। ताहम अजमेर के लिए वक्त जैसे थम चुका था। उसने लड़की को पर्दों के पीछे गायब होते हुए देखा। वो अब फ़कत तुम्हारी गज़ल नहीं रही अजमेर, वो अब इस जहन्नुम की हुक्मरान है। अगर जान प्यारी है तो होश में आओ, उससे पहले कि हम सब पकड़े जाएं। जुनैर भी उसकी निगाहों के ताकुब में उस लड़की को अंदर जाते हुए देख चुका था। उसके दिल का बोझ यकायक ही कुछ हल्का हुआ। यानी वो भी यही हैं। अजमेर की आंखों में फौरन एक और फिक्र जागी।
یعنی میرال بھی یہی ہوگی؟ اپنی عورتوں کی حفاظت نہ کر پانے کا احساس اب اس کے سینے پر بوجھ بن کر ہمیشہ رہنا تھا۔ نور جہاں نے محل کے اندر کی جانب قدم بڑھائے، ان مردوں کے قدم بھی ان کے تعاقب میں اٹھ گئے۔ جب تک وہ ایک راہداری سے گزرتے ہوئے ان کی منزل تک پہنچے، کیوں نہ ہم اس قیدی کا حال پوچھ آئیں۔ لڑکی قید خانے کی سلاخوں سے چپکی ہاتھ باہر نکالے اپنے بالوں سے نکلا ہوا پن تالے میں گھمانے کی جتن کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ نہایت ہی مہارت سے یہ کام کر رہے تھے، جیسے وہ اس کی عادی ہو۔ غزل اپنے تاج کو سنبھالے اب اپنے تخت پر پورے شان سے برآسمان تھی۔ تاج پہنے جانے کی دیر تھی کہ فانوسوں سے ٹکرا کر کمرے میں پھیلتی ہوئی کرمزی روشنی ذرا مدھم ہوئی۔ وہاں موجود وزراء اور مدعو عوام نے سکون کا سانس لیا۔ مرجان نام پکارا گیا تو وہ آگے بڑھی۔ گہرے سرخ رنگ کے ٹخنوں تک آتے ہوئے لباس میں وہ اس کرمزی روشنی میں کسی دیکھتے ہوئے شعلے کی مانند لگ رہی تھی۔ خالص چاندی سے بنے ہوئے نقش اس لباس کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ کیسرا خاتون کے قریب کھڑی ایک کنیز ملکہ کی طرف بڑھی، تعظیم بجا لائی، پھر مرجان کے سپرد کی جانے والی تلوار ملکہ کی جانب بڑھا دی۔ شیشے کے فرش پر مضبوط قدم رکھتی ہوئی وہ تخت کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہاں موجود لوگوں کی طرح ملکہ کے خوف سے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی نہ تھیں، بلکہ وہ اوپر کو اٹھی ملکہ کی آنکھوں میں گڑی تھیں۔ ان میں ہلکی سی گلابی چمک گھلی ہوئی تھی۔ وہ ابھی تک غار میں پیش آئے ہوئے واقعے سے پوری طرح باہر نہ آئی تھی، نہ ہی اس نے اس عجیب دنیا کو قبول کیا تھا۔ پھر یہ سب اتنی جلدی کیوں؟ ملکہ کے ادھ کھلے بالوں کے برعکس اس کے بال مضبوطی سے کھجور کی چٹیاں میں مکید تھے۔ چہرہ حسب معمول بے تاثر تھا۔ شکر۔ تالا کھل گیا۔ اس نے پرسکون سانس ہوا کے سپرد کی، آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی اور بے آواز قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ کال کوٹری سے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ نکلتے ہوئے اس کی نظریں ارد گرد کا گہرا جائزہ لے رہی تھی۔ کوئی بعید نہ تھا کہ کب کون وہاں آ جائے۔ آہٹ پر وہ یکدمی دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ وہ قدم اب بے حد قریب آ چکے تھے۔ جب ہم نے پیشکش کی تھی تو آپ نے قبول نہ کی، اور اب آپ بھاگنے کو تیار ہیں؟ کیا طلسمی دنیا نے آپ کو پشت دکھا کر بھاگنا سکھایا ہے؟ ملکہ کے استحا لہجے پر وہ دیوار کی اوٹ سے باہر آ گئی۔ ملکہ کھڑی ہوئی، میان سے نکالی گئی تلوار انہوں نے ہاتھ میں تھامی۔ وہ ان کے سامنے پہنچ کر تعظیم بجا لا رہی تھی۔ ایک گھٹنا ذرا سا جھکا، البتہ زمین پر نہ رکھا۔ وہ کسی کے سامنے یوں ہی جھک جائے؟ لبوں پر ایک مدھم تقریباً ناگفتانہ مسکراہٹ ابھری۔ ناممکن ہوگی اپنے تخت کی ملکہ۔ مرجان عبید، آج سے آپ ملکہ کے محافظہ اور سپاہیوں کی سپہ سالار ہیں۔ ملکہ، محل اور یہاں کے واسیوں کی ذمہ داری اب آپ پر منحصر ہے۔ نو منتخب ملکہ نے تلوار پہلے اس کے دائیں کندھے پر ہلکے سے رکھی، پھر بائیں کندھے پر۔ مرجان نے گردن ہلکی سی جھکائی، دونوں ہاتھ آگے کیے تو غزل نے تلوار اس کے ہاتھوں پر رکھ دی۔ جو ہی تلوار اس کے ہاتھوں پر رکھی گئی، اس کی کلائیوں پر موجود قدیم نشان چاند اور تلوار کسی صدیوں سوئے طلسم کی طرح جاگ اٹھا۔ وہ چمک صرف دھات کی نہیں تھی، بلکہ اس عہد کی تھی جس نے مرجان کو اس تخت کا سب سے طاقتور محافظ اور سب سے خطرناک دشمن بنا دیا تھا۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی، تلوار کو ہاتھ میں تھام کر اس پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ رخ سامنے تھا۔ تمام سپاہی اس کے تعظیم میں جھک گئے۔ میں عہد کرتی ہوں کہ اپنے عہدے اور ملکہ عالیہ سے مکمل وفا کروں گی۔ وفا کا عہد لبوں سے ادا ہوا، مگر آنکھوں میں اب بھی کچھ انکہا باقی تھا۔ تلوار تھامے اس کے ہاتھ کی کلائیوں پر بنا ہوا چاند اور تلوار ایک بار پھر دمک اٹھے تھے۔ ملکہ سب کو خود جیسا سمجھنا کب چھوڑیں گی آپ؟ آپ لوگوں کی پیٹھ پر زہر آلود خنجر گھونپ سکتی ہیں، اور میں اپنے لوگوں تک پہنچنے کے لیے بیچ کے راہ تک نہیں نکال سکتی۔ ڈبل اسٹینڈرز۔ وہ بھی پھر مرجان تھی جو جس انداز میں وار کرتا، جب تک اسی انداز میں اس سے زیادہ گہرا پلٹوار نہ کر دیتی، اسے سکون نصیب نہ ہوتا۔ تاج پہنے کھڑی لڑکی کی زبان کو جیسے قفل لگ گیا تھا۔ مرجان کا دل چاہا بولے، ارے کیا ہوا، بچے کی بولتی بند ہو گئی؟ پھر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا، وہ لوٹ آیا ہے۔ وہ کون؟ آزاد ہوئی قیدی نے دائیں آبرو اوپر کو اٹھائے۔ شہزادہ، ملکہ نے مدھم آواز میں کہا۔ مرجان نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں گویا سوال کر رہی تھی، میں تمہارے یقین کیوں کروں؟ واللہ میں نے خود اس کی جھلک دیکھی ہے، اور مورکھا نے بھی۔ میرال بنت حیدر، بلند آواز میں نام پکارا گیا۔
सपाट चेहरा और कशमकश से भरी हुई आंखों के साथ मिराल ने आहिस्ता आहिस्ता तख्त की जानिब कदम बढ़ाए। उसने हल्के सुरमई रंग का टखनों तक आता हुआ चौगा पहन रखा था, जिस पर गहरे चांदी का नफीस काम नुमाया था। चंद लम्हों बाद वो मलका के सामने खड़ी थी। उसने ताजीम बजा लाई। मलका ने एक खूबसूरत कलम उसकी जानिब बढ़ाया। शाही मोर खां, हमें उम्मीद है कि आपका कलम हक का अलंबरदार होगा और आप शाही महल में होने वाले वाक़यात को सच्चे अल्फाज में कलम बंद करेंगी। जो ही मिराल ने कलम थामा, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी रूह में जमी हुई स्याही को झंझोड़ दिया हो। सफ़ेद सोने की परत से एक सर्द नीली रोशनी निकलकर उसकी उंगलियों में उतरी और देखते ही देखते उसकी आंखों में मुंतकिल हो गई। उसके कानों में सदियों पुरानी सरगोशियां गूंजने लगी, जो उसे हक लिखने पर मामूर कर रही थी। उसका वजूद अब महज एक लड़की का न रहा था, बल्कि वो उस जादुई दुनिया की जिंदा हाफजे में ढल चुकी थी, जिसका कलम अब कभी झूठ नहीं लिख सकता था। कलम थामे हुए जब वो लोगों के सामने खड़ी हुई तो उनकी आंखों में एहतराम झलकने लगा। मैं अहद करती हूँ कि मेरा कलम हक लिखेगा। मेरे अल्फाज हमेशा अच्छाई के ताबे होंगे। मुस्तहकम लहजे में ये कहकर वो मलका की दाएं जानिब जाकर खड़ी हुई थी। मलका की ओट से सामने आती हुई मुतर्रम आंखों वाली लड़की वो हाफसा के सामने खड़ी थी। वो वही था, मगर अल्फाज टूट टूट कर आधा हो रहे थे। मगर क्या? आज़ाद हुई कैदी उससे अगला जवाब पल भर में जान लेना चाहती थी। उसके साथ कोई और भी है। कौन? मैं नहीं देख सकी, वो बेबसी से बोली थी। यहीं रहे मरजान, बाहर मत जाएं। बस एक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। अगर आप चली गई तो मुमकिन है आप खाली हाथ रह जाएं। जो उसके साथ गया था वो वापस आ गया है, तो शायद वो भी आ गई हो। नम मगर पुरउम्मीद लहजे में कहते हुए वो मरजान के दिल में भी उम्मीद की एक किरण जगाना चाहती थी। सुर्ख आंखों वाली लड़की ने निचला होठ दांतों तले दबा दिया। क्या वो वाकई अपनी हासिल की हुई आज़ादी को यूं जाने दे सकती थी? मलका खामोश रही। इस वक्त उसका बोलना उसके अपने अल्फाज का ज़ाया था। जी, तो यहाँ करते हैं इस एपिसोड का एंड। और मरजान को मुहाफ़िज़ बनाया गया था और गज़ल को मलका, और मिराल बनी है मोर खां, और शायद शाहरेज़ बना है शहज़ादा। तो ये सब इनके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या बने हैं। लेकिन जो एलिशिया है वो गायबा है। लेकिन गायबा मतलब गायब होना, इससे तो यही मतलब हो रहा है। और फिर वो गायब भी हुई थी फर्स्ट एपिसोड में सबकी आंखों के सामने से, और किसी ने ताज्जुब भी नहीं किया था। तो शायद हो सकता है कि वो गायब हो सकती है और ये उसकी पावर है, और ये सिर्फ पावर उसके पास है, बाकी और किसी के पास नहीं है, तो इसलिए उसका नाम गायबा है। लेकिन सिर्फ उसके पास ये पावर क्यों है और बाकी सब नॉर्मल क्यों हैं? और फिर उसे कोई ओहदा क्यों नहीं दिया गया? सबको कुछ ना कुछ मिला है, यहाँ तक कि मिराल भी मोरखा बनी है, लेकिन वो कुछ क्यों नहीं बनी? और क्या बनी है? गायबा भी कोई वो थोड़ी ना हुआ। वो फिर भी सबसे छुप रही थी शुरू से, और उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी जो उस मैदान में मिल रही थी सेकंड एपिसोड में? तो ये सब भी कन्फ्यूज़न है। बाकी काफ़ी हद तक अब स्टोरी समझ में आ रही है, और अब करेक्टर्स मिक्स नहीं हो रहे जो पहले हो रहे थे, मोरखा और गायबा वगैरह। तो अब ये क्लियर हो गया है। बाकी अब देखते हैं कि क्या होता है जुनैर के यहाँ आने पर, और उन्हें भी कुछ ऐसा मिलती है पावर, या फिर कहूँ ओहदा। जुनैर और अजमीर का क्या होता है? तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना।